प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं नकुल बोल रहा हूँ। मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब के कमेंट में लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए। ये जो दोनों नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं अभी बाहर हूँ, अपने ऑफिस में नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजनी पड़ रही है। और मेरे यहाँ ऐसा कोई साधन नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने से आकर के ये बोल सकूं। कैमरा वगैरह है नहीं मेरे पास, पर निखिल जी मेरे ऑफिस में हैं। तो ये जो दोनों नंबर आप लोगों को दिख रहा है, इन दोनों नंबर, ये जो नीचे वाला जो 63 करके नंबर है ना, ये इस पे गूगल पे से वो लोग पैसा मंगा रहे हैं मेरे नाम से, और 3,750 रुपये मंगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये ऐसा बोल रहे हैं, मैं खुद उनसे अपने भाई साहब के नंबर से मैंने उन पे व्हाट्सएप करके बात की, और मैंने जब फ़ोन किया तो मेरा नाम सुन के ही वो लोग फ़ोन भी काट दिए, बात भी नहीं किए। मैंने उनसे कहा कि ये जो नंबर आपका है, ये गूगल पे से मांग रहे हैं लोग कि गूगल पे इस पे भेजना है, अंश या पता नहीं कुछ नाम से आएगा, और इस पे पैसा भेज करके स्क्रीनशॉट भेजना है, और वीडियो कॉल पे बात होगी। आप लोग सावधान रहिए। मेरा जो 2-3 नंबर है, उसके अतिरिक्त आप लोग किसी नंबर पे कभी संपर्क ना करिए। मेरे यही 3 नंबर हैं जो कार्यक्रम में आते हैं। मैंने आप लोगों को अभी थोड़े दिन पहले भी कार्यक्रम में बताया था। 9572 वाला नंबर, 8210 का नंबर जो है 9572 66 44 85, 8210 36 94 45 और 970181 39 619, ये तीनों मेरा नंबर है। इसके अतिरिक्त आप ये दोनों नंबर जो देख रहे हैं, ये कमेंट में भी आ रहा है। और ये समस्या ये है कि मैं इन लोगों से कैसे निपटूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब ये गूगल पे से पैसे भी मंगा रहे हैं, नकुल जी से बात हो जाएगी और वो वीडियो कॉल पे बात भी करेंगे, जबकि मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं करता, मैं फ़ोन पे बात करता हूँ या तो वीडियो बनाता हूँ, मिलता भी नहीं किसी से। तो आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा। आगे भगवत कृपा से उन लोगों की बुद्धि अच्छी हो जाए। उन लोगों ने बहुत परेशान किया है। बहुत सारे कमेंट के बाद मुझे फ़ोन भी आए हैं। राजस्थान के ये लोग हैं और राजस्थान से ही ये नंबर दिखा रहे। ट्रू कॉलर पे मैंने देखा था, बाकी तो मेरे पास उतनी स्थिति नहीं है, पर थोड़ा सावधान रहिएगा। इन लोगों से आप लोग, अगर हो सके कोई पुलिस वगैरह में देखे तो कोई हो तो बता दो पुलिस वाले को, जिससे हम लोगों का जो है वो नुकसान ना हो। क्योंकि मेरी फ़ी 1100 है और मैं 1100 पे कुंडली देखता हूँ, पर ऐसा नहीं कि 1100 कोई देता है तभी देखता हूँ। मैं बिल्कुल ही कम पैसे पे 100, 200, 250, 300, 400 रुपये पे भी कुंडली देख लेता हूँ, जब सामने वाले की स्थिति नहीं होती है पैसे उतनी देने की। तो ये बात है। पर आप लोग सतर्क रहिएगा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब आगे बढ़िए, निरंतर उन्नति करते रहे, सद्भाग्य बना रहे, खूब बढ़िया आशीर्वाद बनता रहे भगवान का। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। ज्योतिष बनने के लिए कुंडली में कौन सा योग होना चाहिए या रास्ता है? देखो, सबसे अच्छी बात है कि ज्योतिष बनने के लिए आप किस लिए बन रहे हैं? लोगों की सेवा करने के लिए या लोगों की खून चूसने के लिए? मेरे पास अभी 3 दिन पहले ही नहीं, कल ही एक जन है, वो कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं शायद। बोले 5100 दे करके 15 मिनट की बात करी, 10 मिनट तो ऐसे ही चला गया, कुछ पता भी नहीं चला। पता नहीं ये लोग ज्योतिषी बनते हैं समस्या देने के लिए या फिर समस्या लेने के लिए। हाँ, ऐसा ज्योतिषी नहीं बनिएगा। ज्योतिषी बनने का अर्थ होता है, सबसे पहले उसके मूल रहस्य को समझने की आवश्यकता है कि आप किसी के साथ आत्मीयता से कितना पेश आते हैं, आपके अंदर उसके समस्याओं को समझने की शक्ति कितनी दी है भगवान ने, और आपने उसको कितना विकसित करके रखा है। उस व्यक्ति को समझना, उस व्यक्ति के व्यवहार को समझना, उसके समस्या के तह तक जाना, और जितना ज्यादा हो सके ग्रह को टटोलना कि क्या कारण है कि व्यक्ति के सामने ऐसी समस्या बनी है। पहले कारण को ढूंढना है, उसके उपरांत विभिन्न वर्ग चार्ट से जब आप ये सवाल का उत्तर ढूंढ लेते हैं कि इस समस्या का ये कारण है कि व्यक्ति को ऐसे जूझने की आवश्यकता पड़ी, और ये अध्ययन जितना ही गहरा होगा उतने ही आप श्रेष्ठ ज्योतिषी बनेंगे। दूसरा, ज्योतिषी सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकता है, वो भविष्यवाणी अकाट्य सत्य के रूप में ये नहीं कर सकता कि यही होगा। ऐसा बड़ा कम मामले में होता है। पर हां, वो कुछ ग्रह नक्षत्रों को देख करके, ग्रह के गोचर से देख करके एक अंदाजा लगा सकता है कि देखो बाबू ऐसा हो सकता है, तो ऐसा ना हो इस वजह से आप ये कर दीजिए। और ज्योतिषी बनने के योग में सूर्य और बुध बड़े अच्छे होने चाहिए, देवगुरु बृहस्पति और शनि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शनि होंगे, क्योंकि लग्न में, धन में और अष्टम में बैठ करके वो ज्योतिषी और ज्योतिष के क्षेत्र में रुचि पैदा करने वाले ग्रह के रूप में हो जाते हैं। तो गुरु, शनि,
सूर्य और बुध, ये ग्रह अगर आपकी कुंडली में बलवान होकर के युति में या फिर कैसे भी संबंध बना करके बैठे होंगे तो ज्योतिषी बनना आसान हो जाता है। दूसरा, अपने वर्ण के आधार पर ही हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने व्यापार, व्यवसाय या अपने धन अर्जन के क्षेत्र को चुने। मतलब अगर आप किसी अन्य वर्ण से आते हैं और ज्योतिषी बन बैठे हैं तो सोच के देखिएगा कि इन्हीं लोगों ने ही काल सर्प और पता नहीं कौन कौन से दुर्योगों का निर्माण करके खूब ज्योतिष शास्त्र को लूटा था। याद रखिएगा कि गुरु चांडाल और काल सर्प आदि जो ये शब्द हैं, ये वस्तुतः मध्यकाल के ऐसे ज्योतिषियों के शब्द हैं जो गैर ब्राह्मण थे, ब्राह्मण नहीं थे पर ज्योतिषी बन बैठे थे, ब्राह्मण नहीं थे पर ज्योतिषी बन बैठे थे। तो अब उनको लूटने की कोई तो मंशा होगी ना कि कुछ कैसे लूटा जाए, तो उन्होंने इसी ज्योतिष के इन्हीं शब्द के नाम पर खूब लूटा जब लोगों को। और यही कारण था कि बाद में इसका क्षरण हुआ है, यही कारण है कि बाद में इसका क्षरण हुआ और लोग इसको हेय या तुच्छ या फिर कमजोर भाव से देखने लगे कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। अन्यथा ये पुरखों की विद्या है, इसमें कभी भी किसी को तड़पाने की, कभी भी किसी को ठगने की, कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई विधान नहीं है और नहीं ऐसे कोई कुतर्क दिए गए हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि विश्व दोष की शांति के लिए 1,00,000 रुपया दो, अगर कोई कहता है कि पितृदोष की शांति के लिए 15,000 या 50,000 दो, इसका अर्थ है कि आपको जरूर ही चिंतन करने की आवश्यकता है और जरूर ही रुक जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो काम बड़े उपाय से होता है वो छोटे उपाय से भी होता है। क्लियर है? बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो पहले ज्योतिषी बनना किस लिए है, इस बात को क्लियर करिएगा।